देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है एक प्रार्थना पत्र अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए फिर भेजा गया है। अपडेट प्रार्थना पत्र है। आपको बताते हैं कोई जवाब नहीं मिलने पर फिर जो है देश के प्रधानमंत्री को लेटर जो है समाज सेवी गुरजीत सिंह पन्नू की तरफ से भेजा जा रहा है। हालांकि गुरजीत सिंह पन्नू ने बहुत से जो है विभागों को, बहुत से मुख्यमंत्रियों को और नेतागण को जो है लेटर भेजा है, मगर संतुष्टक जो है जवाब नहीं मिला है। संतुष्ट जवाब मिलने के लिए जो है आज भी लगातार ये लेटर पर लेटर लिख रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री को अपडेट करके फिर एक लेटर जो है सुझाव के तौर पर भेजा है। किस तरीके का लेटर सर दोबारा भेजा है आपने, और इन लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई जागा नहीं है। एक्चुअली हम लोग कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो गई थी। हम तभी से इनको पत्र भी भेज रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। और जब लोकसभा के चुनाव थे तब हमने इंडिया गठबंधन को पूरा एक मैनिफेस्टो बना के दिया था, लेकिन उन्होंने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। अगर वो उस मैनिफेस्टो को ध्यान में रखते हुए अपने घोषणा पत्र में वो चीज़ें ले आते तो देश की 90% जनता इनके साथ खड़ी होती। ये कितनी भी बेईमानी करते तो आज इंडिया गठबंधन सत्ता में होता, जनता की वजह से। तो जब उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया तो हमने पुनः प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए पत्र लिखा है। इसमें हमने प्रतिलिपि जो है महामहिम राष्ट्रपति को, अमित शाह गृह मंत्री को, श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को, श्रीमती निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री को, श्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा को, श्रीमती सोनिया गांधी को, श्रीमती प्रियंका गांधी को, श्री अखिलेश यादव को, श्री अरविंद केजरीवाल को, श्री सुश्री ममता बनर्जी जी को, श्री उद्धव ठाकरे जी को, श्री नीतीश कुमार जी को, श्री नवीन पटनायक जी को, श्री M.K. स्टालिन जी को, श्री सत्यपाल मलिक जी को, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो एक बहुत अच्छी शख्सियत थे, किसानों वो आम जनता के प्रति हमदर्दी रखने वाले नेता थे। ऐसा नेता बहुत कम मिलता है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। श्री जसवंत सिन्हा जी को, श्री कपिल सिब्बल जी को, पूर्व वित्त मंत्री श्री P. चिदम्बरम जी को, अर्थशास्त्री श्री प्राकला प्रभाकर जी को, श्री रघुराम राजन इकोनॉमिस्ट को, अर्थशास्त्री श्री अभिजीत बनर्जी को, श्री जगनमोहन रेड्डी जी को, श्री चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश को, इन सबको हमने प्रतिलिपि भेजी है। इसमें वर्तमान में देश की स्थिति बहुत ख़राब है। कोरोना काल में तो बहुत ख़राब थी, वर्तमान में और भी ख़राब है। देश की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी में महंगाई आदि की समस्या चल रही है। इस संबंध में हमने कहा था कि आपकी जो इकोनॉमी चल रही है उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करना पड़ेगा, अलग से वित्त की व्यवस्था हो जाएगी जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसके लिए पहले सिस्टम में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 960 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं। 543 लोकसभा क्षेत्र हैं तो 5,21,280 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के लिए 6,000 करोड़ प्रतिवर्ष का था और 2,005 करोड़ रुपए जनपद उधम सिंह नगर के लिए प्रतिवर्ष का था। कांग्रेस पार्टी द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया था लोकसभा चुनाव में। उसमें इन्होंने 1 लाख रुपए की सहायता राशि गरीब परिवार की महिलाओं को देने की बात कही थी। अगर हम लोग 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रतिवर्ष देना चाहें तो प्रतिवर्ष 3,28,50,000 लोगों को हम लोग 1 लाख रुपए की सहायता राशि दे सकते हैं पहले सिस्टम से ही। और इसमें करीब 33,592 लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं। और इसी सिस्टम से 600 करोड़ रुपए हर एक लोकसभा क्षेत्र में हेल्थ सेक्टर में दिए जा सकते हैं, जिससे कि हर एक लोकसभा क्षेत्र में एम्स लेवल की सुविधाएं मिल सकती हैं। और दूसरे सिस्टम में लगभग 50 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, डायरेक्ट रोजगार दिया जा सकता है, जिससे सरकार को 30 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी। इसमें से अगर हम लोग 10 लाख करोड़ का किसानों को पैकेज दे दें, 5 लाख करोड़ का गरीब परिवार की महिलाओं, मजदूरों और छोटे दुकानदारों को पैकेज दिया जा सकता है और लगभग 45 लाख करोड़ रुपए 543 लोकसभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष इंफ्रा के लिए, आधारभूत सुविधाओं के लिए दिए जा सकते हैं।
और ये सभी जितनी भी वित्त की व्यवस्था होनी है ये अलग से होनी है। इसमें जो वर्तमान चल रही अर्थव्यवस्था है उसमें से हमने एक चवन्नी नहीं लेनी है, अलग से वित्त की व्यवस्था हो जाएगी, उसको हम लोग डेवलपमेंट पे या जन कल्याण पे खर्च कर सकते हैं। और जैसे आधारभूत सुविधाएं जैसे पक्की व चौड़ी सड़कें, 24 घंटे न्यूनतम दरों पर विद्युत आपूर्ति, जल निकासी, पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार व पर्यावरण की शुद्धता आदि की सुविधाएं सुगमतापूर्वक दी जा सकती हैं। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एम्स स्थल के अस्पताल बनाए जा सकते हैं, जैसे हमने पूर्व में भी बताया। अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा। ये जनता के नौकर हैं और इनको जनता के नौकर के रूप में काम करना चाहिए। और क्योंकि पैसा जनता का है, वोट जनता का है, मालिक भी जनता है। हालांकि वोट में अब डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, एवरीबडी नोज दैट, हर कोई जानता है। और संसद में भी जैसे सवाल पूछे जाते हैं उनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है, उसे घुमा घुमा के जवाब दिया जाता है। और सूचना का अधिकार अधिनियम जो था, पहले जो आप सवाल पूछते थे उसका स्पष्ट जवाब दिया जाता था, अब इसमें भी घुमा घुमा के जवाब दिए जाते हैं। मतलब जैसे आपने कोई 1+1=2 होते हैं ना, तो वो घुमा के जवाब देंगे, वो सीधा उत्तर नहीं देंगे। वैसे ही आजकल संसद में हो रहा है, सवाल इनसे कुछ पूछा जाता है, जवाब उस जवाब तक वो पहुंचते ही नहीं है, इधर उधर की बातें करते काट रहते दिया हैं। जाता है। हाँ, तो संसद को भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। नफरत की राजनीति बंद की जाए, चाटुकार पत्रकारिता बंद की जाए, किसी व्यक्ति के साथ धर्म व लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाए, टोल टैक्स में 25% की कमी की जाए, टोल टैक्स की न्यूनतम दूरी 100 किलोमीटर की जाए, वाहन की गति सीमा हाईवे पे 100 से 120 एवं एक्सप्रेस वे पे 100 से 150 तक की जाए। भारत की समस्त नदियों को आपस में जोड़ा जाए ताकि बाढ़ व सूखे की स्थिति से निपटा जा सके, जिससे कई लाख करोड़ हेक्टेयर भूमि उपजाऊ हो सकती है। महंगाई को न्यूनतम किया जाए, पर्यावरण शुद्ध करने के सभी कार्यक्रम किए जाएं, इमारती लकड़ी का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए, जिससे हमारा पर्यावरण सही हो सकता है कि किसान इसकी खेती की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि जब वो फसल काटने जाते हैं तो उनका उचित मूल्य नहीं मिलता है, क्योंकि फैक्ट्री वालों की मोनोपोली चलती है। अगर न्यूनतम मूल्य तय हो जाएगा तो इसकी खेती की तरफ जाएंगे, कई लाख करोड़ एकड़ का जंगल मिल सकता है। ऐसी योजना लाई जाए जिससे ना तो कोई बेरोजगार रहे, ना कोई अशिक्षित रहे। रोजगार पर शिक्षा नीति लाई जाए। जनता की किसी भी समस्या का जमीनी स्तर पर तत्काल समाधान किया जाए। अब बरसात के दिनों में जैसे आप हमारे वहाँ आते होंगे तो सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है, पानी जल भराव हो गया है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लेकिन इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। कई बार अधिकारियों को पत्र के माध्यम से भी सूचित किया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। पहले जब इनका मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर चलता था तो उसमें कई लोग शिकायतें कर देते थे, फर्जी निस्तारण हो जाते थे, फिर उसकी दोबारा शिकायत की जाती थी, तो उससे कुछ ना कुछ हद तक समाधान की स्थिति में पहुंच जाते थे। अब वो एक रास्ता था, वो भी इन लोगों ने बंद कर दिया। और शस्त्र नीति आसान की जाए, प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए, तीसरा व चौथा लाइसेंस जो आपके द्वारा बंद किया गया है उसे बहाल किया जाए, तहसील स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं, लाइसेंस नीति आसान की जाए, जनता की इच्छा के अनुरूप एजेंडा तैयार किया जाए, उसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, गांव व शहरों की सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाया जाए, आवारा पशुओं की समस्या का निस्तारण किया जाए, आवासीय क्षेत्रों में पशुपालन बंद किया जाए तथा इसके स्वामियों के प्रति दंडात्मक कार्रवाई की जाए जो इस तरह की वो करते हैं। प्रत्येक ग्राम में व्यायामशाला व वॉकिंग ट्रैक की व्यवस्था की जाए। सेना पर राजनीति नहीं की जाए, सेना को सशक्त बनाया जाए, सेना पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जाए, रसोई गैस व पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं, अदालतों को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए, आल बेहतर सड़कों का निर्माण किया जाए, निःशुल्क स्वास्थ्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोई शिकायत प्राथमिकता आती है तो उसकी समस्त जांच करने के उपरांत ही उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे मुकदमों में ना फंसाया ना जा सके, या क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बने उसे झूठे मुकदमों में फंसाया ना जा सके। सभी वाहनों की पंजीकरण वैधता 15 वर्ष के लिए निर्धारित है। इस वैधता अवधि से पूर्व वाहनों के पंजीकरण को प्रभावित ना किया जाए। इनके संचालन को भारतवर्ष के सभी राज्यों में किया जाए और वाहनों की 15 वर्ष के पश्चात भी अगर वह संचालित करने योग्य है तो उनकी पंजीयन अवधि बढ़ा दी जाए। निष्पक्ष व कम चरणों में चुनाव कराने के प्रयास किए जाएं। भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व प्रधानमंत्री हेल्पलाइन पर जो समस्याएं शिकायतें आती हैं उसे उनका जमीनी स्तर पर 30 दिनों के अंदर समाधान किया जाए।
किसानों की भूमि को सीलिंग से मुक्त किया जाए और कम से कम 12 एकड़ से बढ़ाकर 50 एकड़ प्रति किसान किया जाए, क्योंकि 12 एकड़ में हम लोग जो इसके ट्रैक्टर है या इसके एग्रीकल्चर के जो संसाधन है उनको उनका भी खर्चा नहीं निकाल पाते हैं। और किसान की ज़मीन जो है दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। कम से कम 50, वैसे तो इनको सीलिंग ख़त्म कर देनी चाहिए। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम प्रति व्यक्ति 50 एकड़ रखनी चाहिए, जिससे एक चक बन जाएगा, जिससे खेती करने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह की सुविधा दी जानी चाहिए। अच्छा, क्या उम्मीद लगती है आपको, जो ये प्रार्थना पत्र आपने एक सुझाव के तौर पर देश के प्रधानमंत्री को दिया है, तो क्या लग रहा है आपको इस पर सुनवाई होगी आपकी, वो अमल में लाएंगे? क्योंकि आपने संज्ञान में तो डाल दिया। नहीं लाएंगे, नहीं तो लाएंगे। आप लगातार भेजने का काम करेंगे? अब भेजने काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि जो चीज़ें हमने लिखी हैं वो उस पर तो वो काम करते ही नहीं है। ये तो अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत कर देंगे प्लान तो आपका। प्लान है, लेकिन वो उस पर काम थोड़ा ना कर रहे हैं। वो अर्थव्यवस्था को मजबूत कहाँ कर रहे हैं। अगर ये इन्होंने हमारी बात मान ली होती, कोरोना काल में जब हमने इनको पत्र लिखा, हमें बुला लिया होता, तो आज की तारीख में तो कितने साल हो गए हैं, आज की तारीख में तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उनकी तरफ से कोई जवाब आएगा, और ना ही मैं ज़्यादा इस पे वो हूँ। हाँ, अगर आ जाएगा तो हमें जगाने का काम करते रहेंगे। हाँ, जगाने का काम करते हैं। अगर हमें बुला लेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था सुधर ही जाएगी। बिल्कुल। पन्नू जी, आप सीधे मुखातिब हैं मेरे साथ। 15 अगस्त भी है, क्या बधाई संदेश देंगे देशवासियों को? 15 अगस्त को हमारा देश 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं सभी लोगों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं और सभी से प्रार्थना करता हूं कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज की जो स्थितियां बन गई हैं, उन स्थितियों पे गौर करते हुए और देश की स्वतंत्रता पे कोई आँच ना आए, इस संबंध में प्रत्येक जनमानस को सोचना चाहिए, वो कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।